अभी तक मैंने जो आपको एक्सप्लेन कर दिया है वो ये है कि व्हाट इज एन आइडियोलॉजी। मैंने कार्ल मार्क्स को की कोटेशंस लेके आपको बताया कि जी व्हाट इज एन आइडियोलॉजी, इट इज सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, हाउ इट टेक्स बर्थ इन द माइंड ऑफ द पर्सन, दैट इज साइकोलॉजी के जब हिडन इमोशंस और डिजायर्स जब वो नहीं होती, वी डू नॉट एक्सप्लिसिटली आउटबर्स्ट, तो वो आपको एक आइडियोलॉजी के साथ चिपकने पे वो मजबूर कर देती हैं। इट डज नॉट नेसेसरीली राइट थिंग और रॉन्ग। फिर मैंने आपको बताया कि जो उसका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट होता है। मैंने युवाल नोआ हरेरी के बारे में बताया, फिर मैंने आपको स्ट्रॉस एंड हाउ जनरेशनल थ्योरी बताई, और चौथे नंबर में मैंने आपको ये भी बताया कि जो टिपिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू हिस्टोरिकल एग्जांपल्स जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जी दुनिया में क्या क्या होता रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद अभी मैं यानी कि पीछे भी जा सकता था, लेकिन आई वांटेड टू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, अदरवाइज ये चीज जो है वो एक दिन तक चलती रहेगी। early 19th century, the fight was between socialism and feudalism. So what is socialism? सोशलिज्म का जो जेनेसिस है वो बड़ा पुराना है। सोशलिज्म इज अ वर्ड विच इज सिनोनिमस टू कम्युनिज्म एज वेल। आई मीन पूरा यूरोप सोशलिस्ट है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि जी कार्ल मार्क्स ने जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था उसने सोशलिज्म और कम्युनिज्म को इंटरचेंजेबली यूज किया था। तो जब भी आप सोशलिज्म देखते हैं तो कार्ल मार्क्स के दिमाग में उसने जो फलसफा दिया था उसने कहा था कि जो छोटे लेवल का कम्युनिज्म है दैट इज सोशलिज्म, और बड़े लेवल का जो कम्युनिज्म है वो ऑब्वियसली कम्युनिज्म है। इट वाज नॉट अंटिल जब तक व्लादिमीर लेनिन नहीं आया था उस वक्त इसने स्प्लिट नहीं किया था इन दोनों में कि जी सोशलिज्म बेसिकली एक एक मिड स्टॉप है और कम्युनिज्म। सोशलिज्म बेसिकली इज कि सोसाइटी को हक दिया जाए, सोसाइटी बिकम्स पावरफुल इनफ टू टेक देयर ओन डिसीजंस, आम लोगों को इख्तियार दिया जाए। उससे पहले ऐसा नहीं होता था कि आम लोगों को नहीं, स्पेसिफिक एलीट होती थी जिनको फ्यूडल लॉर्ड्स भी बोलते थे, मोनार्क्स भी बोलते थे, जो कि डिसीजन लेती थी और अपनी मर्जी से डिसीजन लेते थे, बंद कमरे में फैसले होते थे। तो सोशलिज्म ये था कि जी सोसाइटी को आपने एम्पावर करना है, सोसाइटी कैन टेक देयर ओन डिसीजंस देमसेल्व्स। और ऑब्वियसली उस वक्त लोग जो हैं ऐसे दिमाग के थे जो समझते थे कि आम आदमी अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई अक्ल नहीं है, इसी वजह से आपने उनको राइट्स नहीं देने हैं ये। और आपने बहुत दफा सुना होगा कि बंदा बोलता है कि यार ये कैसा डेमोक्रेसी, कैसी सिस्टम है जिसमें टीचरों की मलिया में जो बंदा रहता है उसका वोट और मेरा वोट बराबर है। हालांकि आई एक्सप्लेन व्हाई इट इज सच अ रॉन्ग थिंग टू से। सोशलिज्म है उसमें जब उसका जो फलसफा है वो बहुत पुराना है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जिसको हम सोशलिज्म यानी कि जो छोटी फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म है, उसको जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बेसिकली जो ज्यूज थे उन्होंने ये फलसफा स्टार्ट किया था, और उनके अंदर कॉपरेशन बहुत ज्यादा थी। वो उनका ये ख्याल था कि जी जब लोग हैं वो एक दूसरे के साथ जब कॉपरेट करेंगे तो वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, और द मोर द पीपल द बेटर द डिसीजन मेकिंग वुड बी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब मदीना में मुसलमान गए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे, तो मदीना जो था उस द क्रिश्चियंस और ज्यूज रहते थे। क्रिश्चियंस मुसलमान हो गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे थे तो उन्होंने जुडाइज्म को देखा था कि वहां पे लोग किस तरह एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, हर चीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और उसी पैटर्न पे फिर मिसाके मदीना बना था जिधर मुहाजिर और इंसार ने अपनी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ स्प्लिट की थी। तो बेसिकली इस्लाम में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इट इज मोर सोशलिस्ट एंड मोर कम्युनिस्ट देन एनी अदर थिंग। दो हमें ये बताया गया बार बार कि कम्युनिज्म तो एक हराम चीज है, फलानी बड़ी अजीब अजीब बातें बताई गई हैं। हालांकि अगर मिसाक मदीना, वी डोंट हैव टू गो वेरी फार टू अंडरस्टैंड कि अगर इस्लाम एक एक्सप्लिसिटली अगर किसी सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को इंडोर्स करता है तो वो दैट इज कम्युनिज्म स्लैश सोशलिज्म। तो एनीवेज तो सोशलिज्म सोसाइटी के बारे में था। उसका ब्रेक थ्रू मूवमेंट जो है वो तकरीबन 16 या 17 सेंचुरी में आया और यूके से शुरू हुआ। कि वहाँ पे पहले कॉमन लैंड्स होती थी जहाँ पे लोग अपने जानवर चराने जाते थे, अपने मवेशी वगैरह, और फिर वहां से जाके लकड़ियाँ शकड़ियाँ भी इकट्ठी कर लेते थे जो कि फिर बाद में बर्न करते थे, और दे वुड हीट देमसेल्व्स इन द विंटर। तो एक इंक्लूजन लॉज इनेक्ट हुए। इंक्लूजन लॉज ये थे कि आज के बाद से कोई भी आदमी वहां पे अपने जानवर नहीं लेके जा सकता, वहां से अपनी लकड़ियां शकड़ियां नहीं उठा सकता। तो लोगों का बड़ा बसर गुजर बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि लकड़ियां तो एक ऐसी चीज थी जो कि उन्हें चाहिए थी अपने आप को हीट करने के लिए, वो नहीं मिली तो विंटर बड़ा हॉरिड गुजरा।
एट द सेम टाइम जो माल मवेशी थे उनको पास चारा नहीं था, तो उसके बाद उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू किया, एंड देन दे फाउंड अ वॉइस एंड एन पर्सन नेम ऑरवेल। क्रॉमवेल जो था उसने, सॉरी ऑरवेल बोल रहा हूँ, क्रॉमवेल। जो क्रॉमवेल था उसने तख्ता उलट दिया चार्ल्स वन का इन 1649, और यूके जो है रिपब्लिक बन गया, डेमोक्रेसी बन गया, और क्रॉमवेल जो है हेड ऑफ स्टेट बन गया। लेकिन ये बड़ी स्मॉल टाइम चेंज थी, क्योंकि फिर उसका तख्ता भी उलट दिया गया। खैर वो मर गया था, उसका बेटा था, और उसका तख्ता उलट दिया, उसके बाद उसको भी हटा दिया 1659 में आई गेस। और फिर उसकी जो क्रॉमवेल था उसकी बॉडी को निकाला गया, उसमें से ग्रेव में से निकाला गया, उसका सर काटा गया। क्वाइट क्वाइट ग्रोटेस्क स्टोरी देयर, डू नॉट वांट टू रिपीट इट। लेकिन ये कि ये जब खबर आई तो लोगों ने कहा कि यार ये किस तरह एक आम आदमी लोग एक आम लोग जो है एक लीडर के पीछे लग गए, और उन्होंने पूरा एक किंग चार्ल्स वन जो है उसको लटका दिया और उसको तख्ता उलट दिया। तो ये इसकी खबरें जब फ्रांस पहुंची तो फिर फ्रांस में भी रिवॉल्ट शुरू हो गया। और फ्रांस में फिर 1789 में उसी को देखता देखी, खैर हड़तालें पहले शुरू हो चुकी थी। और फ्रांस की एक बड़ी स्टोरी चल रही थी कि अमेरिका में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी जा रही थी, तो फ्रांस बहुत ज्यादा पैसे दे रहा था अमेरिका को अगेंस्ट ब्रिटिश। और फिर फ्रांस जो है बहुत ज्यादा मदद कर रहा था इंडिया में भी, यानी कि टीपू सुल्तान जो था उसको भी पैसे भेज रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने के लिए। दो भी फील की थी, टीपू सुल्तान जो था वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा था और फॉरेन पावर्स के खिलाफ था। द फैक्ट इज के द ओनली रीजन टीपू सुल्तान वाज एबल टू फाइट ब्रिटिश वाज बिकॉज ऑफ द फ्रेंच वेपन्स एंड फ्रेंच मनी। तो एनीवेज जो फ्रांस था वो बहुत जगह ब्रिटिश एम्पायर का मुकाबला करने के लिए पैसे दे रहा था। तो हालात ये हो गए कि ब्रिटिश एम्पायर के जो फ्रेंच एम्पायर था उनके पास खुद पैसे खत्म हो गए ना पैसे देने के लिए, बल्कि जब वो आखिरी तीसरी जो जंग हो रही थी टीपू सुल्तान और ब्रिटिश की, उसका जो प्राइम मिनिस्टर था टीपू सुल्तान का, मुझे उसका नाम भूल रहा है, वो फ्रेंच कोर्ट में भी गया था और उसने पैसे मांगे थे, और उसने कहा था भाईजान हम तो खुद इधर कंगाल में हैं, हम किस तरह करेंगे। तो खैर फ्रांस में बहुत ज्यादा हड़तालें शुरू हो गई, पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर रही थी, टैक्सेस बढ़ाते जा रहे थे वो। तो वो जब हड़तालें और ये चीजें जब इकट्ठी हो गई, लोगों ने कहा कि ये जो किंग है, ये लोग खुद तो शहंशाह तरीके से रहते हैं, बहुत ज्यादा अमीर है, हम लोग इधर मर रहे हैं। और फिर एक बहुत बड़ा मशहूर जुमला है कि जी अगर आपके पास आटा नहीं है तो आप ब्रेड खा लें। मैरी एंटोनेट के बारे में मशहूर है। हालांकि द ट्रू स्टोरी शी नेवर सेड दैट, किसी कोई भी बंदा आप किसी भी हिस्ट्री की किताब पढ़ लें तो आपको पता लगता है कि शी नेवर सेड दैट। लेकिन जो उसके खिलाफ थे, जो लोग इमोशनली आई थे, उन्होंने कहा उसने तो ये कहा है। तो वो जब लोगों ने सुना तो टेम्पर्स बहुत ज्यादा हाई हो गए और लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, और रिवोल्ट करते करते उन्होंने तख्ता उलट दिया फ्रांस का। और फिर वो 1789 के बाद फिर रेन ऑफ टेरर आया, जिसकी स्टोरीज आपने बहुत सुनी हुई है कि जी जो लोग जैकोबिन जो जो के जिन्हें तख्ता उलटता था, वो जब हुक्मरान आए तो उन्होंने उसके बाद एक एक करके लोगों के सर उड़ाना शुरू कर दिए। गिलेटीन एक जो सजा है वो जो आपने देखा होगा कि एक ब्लेड सा होता है, उसको ऊपर लेके जाते हैं, उसके बाद वो नीचे गिरता है और बंदे की गर्दन उड़ा देता है। तो वो गिलेटीन की सजाएं वहां पे आना शुरू हो गई। खैर हुआ ये कि पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन तो नाकाम हो गया, फिर दूसरा रेवोल्यूशन एक और आया, लोगों ने उसके भी खिलाफ किया, वो 1830 में आया और फिर किंग को वापस लेकर आया उसके बेटे का। लेकिन फिर उन्होंने कहा ये भी नहीं चला सकता, फिर तीसरा रेवोल्यूशन आया 1848 में। तो फ्रांस में तीन रेवोल्यूशन है, हम लोग अमूमन समझते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो वी ऑलवेज हैव टू बी वेरी पिन पॉइंटी कि जी कौन से फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, बिकॉज देवर थ्री। 1848 में फिर सिर्फ फ्रांस में नहीं, बाकी हर ऑलमोस्ट हर यूरोपियन कंट्री में रेवोल्यूशन आया। और खैर रेवोल्यूशन स्नब हो गए। रेवोल्यूशन आने के बाद जो जो फ्यूडल लॉर्ड थे या जो मोनार्क्स थे, वो उन्होंने कंट्रोल तो कर लिए लोगों की हड़तालें, लेकिन ये हुआ कि लोगों जो डिसीजन मेकर थे उन्हें ये समझ में आ गया कि अब हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और फिर उसने क्या कहते हैं ना, it triggered the democratic tendencies that we see in Europe. अगर वो रेवोल्यूशंस ना आते 18th और 19th सेंचुरी में, तो डेमोक्रेसी जो यूरोप में है वो ना होती, और ना ही और जगह हम जो देखते हैं जिसको हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द वे टू गो। The only reason it happened was because there were violent revolutions, or the decision makers, though they were able to snub all the revolutions, but they understood it very well that we have to give some rights. We have to include a common man into the decision making. And if you don't do that, then it is almost impossible to
to make things happen because people are gonna revolt time and again. So anyways, सोशलिज्म जो है वो एग्जैक्टली जीता नहीं, लेकिन आस्ता आस्ता उसने इट डेंटेड फ्यूडलिज्म सो मच दैट यहाँ पे यूरोप में आस्ता आस्ता कॉमन आदमी जो है उसकी बात सुनी जानी शुरू होगी, और दैट इज हाउ 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 इट हैपेंड। इसमें जो ब्रेक थ्रू, इसमें एक बहुत बड़ा जो चीज जो आई वो थी क्रिएशन ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक, जो मैंने आपको बोल दिया। यूरोप में ऑलमोस्ट सब कंट्रियां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हैं सवाए फ्रांस के। फ्रांस इज अ ट्रू रिपब्लिक। ये एक बड़ी मजेदार बात है, और उसकी वजह यही है क्योंकि फ्रांस में 3 रेवोल्यूशंस आई थी। इसके अलावा जो स्पेनिश एम्पायर है वो कोलैप्स हो गया था, क्योंकि लैटिन अमेरिका में ये जो पेरू, चिले, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सारी कंट्रीज हैं, इधर इन्होंने लोगों ने हड़तालें, रिवोल्ट्स करना शुरू कर दिए थे। और फिर उसकी वजह ये हुआ कि फिर स्पेनिश एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर गया। तो स्पेन जो है उनको छोड़ के जाना पड़ा। वो जोरो वगैरह की आपने स्टोरियां सुनी हुई हैं, वो एग्जैक्टली वहीं पे, वो लेजेंड सारे वहीं पे खड़े गए थे लैटिन अमेरिका में। अब ऑब्वियसली जब लोग जो सोशलिज्म जब एक बात कर रहे होते हैं कि वी वांट टू हैव मोर राइट्स, it is a complete in contrast ideology to specific sect of people who would say कि जी we do not want to give people rights, या people decision should not be there. So वो that was in totally contrast with the feudalism, which is another name for monarchism and elitism. खैर, थोड़ा सा, I mean, if you are studying political science, then you will know that there is a difference, slight difference between feudalism and monarchism. But think of feudalism as के पहले ये होता था यूरोप में स्पेसिफिकली कि एक कोई भी जमीन जो होती थी वो सारी किंग की होती थी या चर्च की होती थी। मसलन फ्रांस जो था उसकी तकरीबन 1/3 जो जमीन थी वो चर्च की थी और 2/3 किंग के पास थी। और यूके में भी इस तरह का सिस्टम था। फिर वो क्या, किंग जो है वो अपने जो दरबारी होते थे या अपने लॉयल जो लोग होते थे, एरिस्टोक्रेट्स जो होते थे, या फ्यूडल्स होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, उनको जमीनें देता था। वो आगे अपने लोगों को देता था, उसके बाद वो अपने आगों को देते थे। तो हर किसी के पास जो जमीन होती थी ना, वो उन्हीं के पास होती थी जो किंग के लॉयल होते थे। ये बात आप पाकिस्तान में भी देखेंगे कि पाकिस्तान में एक, पाकिस्तान नहीं यानी कि ब्रिटिश इंडिया जो था 1861 में, ये जो पाकिस्तान में आज जितनी भी जमीनें हैं लोगों की, ये हिस्टोरिकली इनकी नहीं थी। ये 1861 में लैंड एक्ट आया था, मुझे उसका नाम, लैंड ब्रिटिश लैंड एक्ट समथिंग लाइक दैट, 1861 में आया था। और उस वक्त ये सारे रांझे और मखदूम्स और भुट्टोस, इन सबको ये जमीनें दी हैं ना, जो कि हजारों मील पे फैली हुई हैं, ये जमीनें उस वक्त दी गई थी। और द आइडिया वाज कि जमीनें दे के लॉयल्टी खरीदी जाती थी। तो आप जो किंग होता था वो कहता था कि जी सिर्फ उन्हीं लोगों को जमीनें देनी है जो कि मेरे साथ लॉयल हैं। और वो अगर कोई उनमें से फ्यूडल लॉर्ड जो है वो इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता था, तो सबसे पहला जो काम किंग करता था उसकी जमीनें ले लेता था। तो जमीन के ऊपर जो है ना बड़ा मसला था, बड़ी हड़तालें हुई। और यही वजह है कि कम्युनिज्म में जब आप देखते हैं तो वो कहते हैं कि जी जमीन है वो प्राइवेट ओनरशिप नहीं हो सकती। जमीन जो होगी वो हमेशा गवर्नमेंट की होगी, यानी कि पूरी सोसाइटी की होगी, वो कम्युनिटी की होगी। तो क्योंकि उसकी 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 इसकी जो मिसाल, उसकी जो वो है जेनेसिस था वो यही था कि अगर फ्यूडल लॉर्ड के पास होगी तो वो जमीन बेच बेच के या जमीन को ट्रांजेक्शन कर करके या लॉयल्टी खरीद लेगा, पूरा सिस्टम जो है वो हाईजैक हो जाएगा। तो अभी भी पाकिस्तान की भी जो प्रॉब्लम है ना, इनको इस तरह इसी लेंस से देखेंगे। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सोशलिस्ट टेंडेंसीज चल रही हैं, और मैं बाद में इसको डिस्कस भी करूंगा। खैर, तो ये एक बहुत बड़ी वो थी, एक आइडियोलॉजिकल बैटल थी जो मैंने बात बोली। और सोशलिज्म ऑब्वियसली जीत गया, जिसकी वजह से डेमोक्रेसीज आई। और पूरा यूरोप जो है आज जो है वो सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट नहीं हुआ। लेकिन जो मैंने बात बोली, द डिफरेंस इज के सोशलिज्म इज कंसीडर्ड एज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स कम्युनिज्म। और मजीद ये कि प्लीज याद रखें कि इस्लाम हैज मोर डायरेक्ट रिलेशन विद कम्युनिज्म दैन विद एनी अदर सोशल पॉलिटिक। अगर कोई बंदा आपको कुछ बोलता है तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि मिसाक मदीना डायरेक्टली टेल्स अस दैट।